जुगाड़ एक ऐसा शब्द है जो इंडिया का पेटेंटेड होना चाहिए। जुगाड़ करके ना हम स्प्लेंडर को टूरर बना लेते हैं, एक क्लासिक 350 को हम एक स्पोर्ट्स बाइक भी बना लेते हैं। तो आज की बाइक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, उस बाइक में भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद रॉयल एनफील्ड ने जुगाड़ करके इंटरसेप्टर 650 को एक एडवेंचर फोकस बाइक बनाने की कोशिश करी है। और इंस्पिरेशन मुझे पता है उनको कहाँ से आई है। इंस्पिरेशन उनको आई है हमारे एग्जिस्टिंग रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर ओनर्स से। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे इंटरसेप्टर ओनर्स ने अपनी बाइक को मॉडिफाई करके सॉफ्ट ऑफ रोडर में कन्वर्ट करा है विद ब्लॉक पैटर्न टायर्स, रेस्ड हैंडल बार्स, मोर स्टर्डियर फुट पैक्स। वो सेम इंस्पिरेशन रॉयल एनफील्ड ने लेके बेयर 650 बनाई है। जुगाड़ तो मैंने मजाक में बोला, डेफिनेटली जुगाड़ जैसी बाइक नहीं लगती है, पर ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप है। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड के कैटलॉग में इंटरसेप्टर 650 बेस्ट टूरर बाइक है। जो हिमालयन 450 है वो प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, प्रॉपर ऑफ रोडर बाइक है। लेकिन जब आप एक लॉन्ग रूट ट्रिप प्लान करते हो ना, तो ऑफ रोडिंग सेगमेंट बहुत ही कम होता है। पर जो हिमालयन 450 है ना, ऑल्दो इट्स अ वेरी कैपेबल बाइक, बट उतनी एजाइल और उतनी फ्रेंडली नहीं होती एक नॉर्मल रोस्टर के कंपैरिजन में। तो जो इंटरसेप्टर 650 थी ना, वो बिल्कुल बीच में फॉल करती थी। आप उसमें थोड़े से नॉबली टायर्स डाल के आप उसको ऑफ रोडिंग भी कर सकते थे, और वो लॉन्ग रूट पे भी बहुत ईजी थी। एकदम वाइब्रेशन नहीं है इंजन में, रिलैक्स्ड ड्राइविंग पोस्चर है, अच्छा पेलोड कैपेसिटी है, इंजन इतना रिलायबल है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट भी नहीं करता है। और इनफैक्ट मैं GT 650 चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 साल, 2019 में ली थी मैंने। और हिमालयन को मैं ओन कर ही रहा हूँ, एज आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा है। मैं दोनों का कंपैरिजन एक बार बता सकता हूँ कि GT 650 का इंजन हिमालयन के इंजन से कम हीट करता है, ऑल्दो ये भी बहुत हीट करता है। स्क्रैम्बलर एज अ बाइक कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी न्यू है। रॉयल एनफील्ड ही इनफैक्ट पहली स्क्रैम्बलर इंडिया में लेके आई थी, जो कि मास मार्केट थी। ये कितनी स्क्रैम्बलर है ट्रू टू इट्स नेम, ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल। और इस वीडियो में मैं आपको इंटरसेप्टर बेयर 650 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप टूरिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कौन सी बाइक आपके लिए बेटर रहेगी, हिमालयन 450 या बेयर 650। तो सबसे पहले मैं इंटरसेप्टर 650 के कंपैरिजन में बेयर 650 में डिफरेंसेस एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इंटरसेप्टर 650 का ही एक एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इट्स शेज इंटरसेप्टर बेयर 650। सो जितने भी इस बाइक के मॉडल्स हैं वो इंटरसेप्टर 650 के टॉप मॉडल के बाद शुरू होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ सब कैटेगरी विद इन इंटरसेप्टर ब्रांड। डिफरेंसेस की मैं बात करता हूँ तो आगे है 190 और पीछे है 140 80 17। पीछे रेडियल टायर अवेलेबल है, हाई प्रोफाइल सेमी ऑफ रोड कैपेबल टायर्स हैं ये। उसके बाद इंजन की मैं बात करूं तो बेसिकली इंजन, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। इनफैक्ट मुझे चलाने में ना इंजन मैपिंग वगैरह में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। डिफरेंस क्या है, वो ये है कि इसमें 2-in-1 एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये काफ़ी लाइट वेट है। इनसे एक तो सबसे पहले बात है कि थोड़ा सा स्टर्डी ऑफ रोडी लुक आया है। प्लस बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन अ बेटर बैक प्रेशर, दे हैव इम्प्रूव्ड दी टॉर्क। सो अराउंड 8% के आसपास इसका टॉर्क इंटरसेप्टर से ज़्यादा है। पावर आउटपुट अभी भी वही है, 47 bhp। और क्योंकि इंटरसेप्टर में डिफरेंट ट्विन एग्जॉस्ट थे, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो एग्जॉस्ट सिलेंडर के अंदर ही था। बिकॉज इट्स अ 2-in-1 सिस्टम। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो आपको इस एरिया में दिख रहा है अलग से। उसके अलावा जो ओवरऑल चैसी है एक्चुअली में इट्स ऑलमोस्ट सेम। इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक चैसी एकदम सेम है। यहाँ से जो एक अलग से यूनिट पीछे वेल्डेड रहता था, ये इसमें थोड़ा सा अपस्वेफ्ट है, जिसकी वजह से पीछे का टेल का डिजाइन ना हल्का सा रेस्ड अप फील होगा आपको इंटरसेप्टर या GT के कंपैरिजन में। और उसकी वजह से ये हल्की सी रेस्ड अप सीट का डिज़ाइन मिल गया है। तो ये सीट प्लस सीट का डिज़ाइन मुझे फिलहाल तो भी बहुत अच्छा लगा है। सीट कंफर्ट और सीट हाइट पे मैं अभी आता हूँ। जो रेयर स्विंग आर्म है उसकी लेंथ भी इंटरसेप्टर से ज़्यादा है और थोड़ा सा वाइडर है टू अकोमोडेट अ वाइडर टायर। उसके बाद क्योंकि इंटरसेप्टर के ट्विन कैनिस्टर एग्जॉस्ट है जो स्टॉक में बहुत हैवी हैं, उनके कंपैरिजन में 2-in-1 ऑब्वियसली काफ़ी वेट रिडक्शन है। मतलब सिर्फ एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट का देखोगे तो 5 से 7 किलो का वेट रिडक्शन है। बट जो बाइक है ना, ओवरऑल मोर ओवर वेट सेम ही है। उसके रीज़न क्या है कि सबसे पहले ये जो हैवियर ब्लॉक टाइप पैटर्न टायर्स हैं ये हैवी होते हैं। उसके अलावा
बिकॉज द फ्रंट इज हेवियर नाउ कंपेयर टू दी ओल्डर बाइक। इसको अकोमोडेट कराने के लिए इस एरिया में मोर चैसी स्टिफेंड अप करी गई है। थोड़ी सी फीचर रिच हो जाती है बिकॉज इट कम्स विद द सेम यूनिट विच इज इन हिमालयन TFT डैश विद ऑल दो ट्रिपर फीचर्स, जिसमें गूगल मैप्स, कंपास वगैरह आप कास्ट कर सकते हो। प्लस इट कम्स विद अ फुल्ली स्विचेबल ABS विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा बिकॉज सस्पेंशन एंड फ्रंट ज्योमेट्री फुल्ली चेंज, तो ये दोनों टीज चेंज है जिनका डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा एलिगेंट लगता है। जो आपका हेडलाइट है वो अब आपके क्लैम्प्स में माउंटेड नहीं है, इनफैक्ट आपकी लोअर टी से माउंटेड है, जो और क्लीन लुक देता है। आगे से पीछे तक कंप्लीटली LED लाइटिंग है, आपकी हेडलाइट, इंडिकेटर्स, बैकलाइट। जो इंडिकेटर्स है वो सेम आपके गोरिल्ला और हिमालयन से कैरीड फॉरवर्ड, और पर्सनली इस बाइक पे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जो हैंडल बार है, हैंडल बार में इंटरसेप्टर के कंपैरिजन में राइजर्स एडेड है, और ये हैंडल बार भी थोड़ा वाइड है और थोड़ा सा टॉल है टू गिव इट अ स्क्रैम्बलरिश ऑफ रोड वाइब, और खड़े होकर बाइक चलाने में ईजी होगा। उसके बाद ये आपके हिमालयन 450 से कैरीड ओवर फुटपैग्स हैं, और ये वाला फुटपैग भी आपका हिमालयन और गोरिल्ला से कैरीड ओवर है। उसके अलावा जो पीछे का जो टेल फेंडर का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, एंड मोर ओवर दैट्स इट। सिमिलैरिटीज में बताऊं तो टैंक, इंजन, दीज ऑल आर सेम। टू मेक इट अ स्क्रैम्बलर और ऑफ रोड फ्रेंडली, आगे पीछे दोनों ही व्हील ट्रैवल ज़्यादा है। सो गाइस इसमें आते हैं आगे 43 मिलीमीटर के शोवा के अपसाइड डाउन सस्पेंशन विद 130 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर मोर देन इंटरसेप्टर। तो इंटरसेप्टर में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है विच हैज़ अराउंड 110 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल। वहीं सिमिलरली रेयर का भी यही सीन है, रेयर में भी इसमें शोवा के ही ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और इनका भी व्हील ट्रैवल ज़्यादा है। इनफैक्ट ये जो सस्पेंशंस की लेंथ भी है ना, विजिबली आप देखोगे तो आपको इंटरसेप्टर 650 से ज़्यादा दिखेगी। ये भी 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है। इसमें भी आपके 115 मिलीमीटर का ट्रैवल है रियर व्हील पे, कंपैरिजन में इंटरसेप्टर में ऑलमोस्ट आपका 88-87 मिलीमीटर का ट्रैवल। बारे में बताता हूँ तो ये इंजन बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब हर इंडियन सिचुएशन में इंजन यूज हो चुका है। मार्केट में अवेलेबल सब 50 bhp पे ये वन ऑफ दी बेस्ट, मोस्ट कैरेक्टरफुल और मोस्ट इंजॉयबल इंजन है। और इस इंजन की अपने आप में एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है। तो इस इंजन पे तो मतलब मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा। सेम है, 47 bhp बनाता है और 8% ज़्यादा टॉर्क है, तो इस अराउंड 57.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। जो ज़्यादा टॉर्क है वो एक्चुअली में चलाने में फील होता है जब आप बाइक को चलाते हो। मे भी बिकॉज ऑफ 2-in-1 एग्जॉस्ट, जो टॉर्क डिलीवरी हो थोड़ी जल्दी अवेलेबल है। पीछे इंटरसेप्टर के कंपैरिजन में छोटा स्प्रॉकेट है, बट ओवरऑल पीछे के टायर का रोलिंग सर्कमफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से इफेक्ट नेगेट हो गया है। इंटरसेप्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उसके सस्पेंशन। वो प्लेटफॉर्म अपने आप में चैसी प्लस इंजन बहुत स्टेबल था, बहुत कैपेबल था, बट उसके सस्पेंशन अच्छे नहीं थे, और इसीलिए मैंने अपनी GT में आगे वाइसेस के सस्पेंशन स्वैप करे हुए, जिससे बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। शायद रॉयल एनफील्ड ने ये बात एड्रेस करी और दे हैव चेंज द सस्पेंशन। उसकी वजह से जब आप इमीडिएटली इस बाइक को चलाते हो ना, आपको लगता है कि इंटरसेप्टर से ये थोड़ी सी लाइटर है, इवन दो इट्स नॉट लाइटर, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द सेम वेट कैटेगरी। ओवरऑल बाइक चलाने में कैसी है उसके को बताने के पहले मैं थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में आपको बताता हूँ। बिकॉज ऑफ द टॉलर सस्पेंशन, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट दोनों बढ़ गए हैं। सो इट कम्स विद 830 मिलीमीटर ऑफ सीट हाइट, जहाँ पे इंटरसेप्टर में आप 804 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया आपका। सो इसमें अराउंड 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। इंटरसेप्टर में भी कहीं से भी कम नहीं था, 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस था, विच वॉज मोर देन इनफ। व्हील बेस भी बढ़ गया है बाइक का, तो वो ऑलमोस्ट 62 टू 64 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो इस बाइक का 1460 मिलीमीटर है, और इंटरसेप्टर का अराउंड 1398 मिलीमीटर के आसपास व्हील बेस था। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द टॉलर हैंडल बार। बस पीछे वाला एग्जॉस्ट ट्विन नहीं है, तो बेसिकली जो बाइक की वाइडेस्ट पार्ट है वो इसके हैंडल बार्स ही हैं। उसके बाद में अगर आपको ब्रेकिंग सेटअप पे बताऊं तो आगे सिमिलर ब्रेक्स हैं, पर पीछे 270 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है, जहां पे आपके इंटरसेप्टर में 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक था। रॉयल एनफील्ड कहता है कि ये टायर MRF के साथ डेडिकेटेडली इस बाइक के लिए डेवलप करे। सो इसमें MRF के नाइलोरेक्स टायर्स हैं, और ये एक्चुअली में देखने में बहुत अच्छे हैं। मतलब इस सेगमेंट में ना अगर ये टायर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको महंगे ऑफ रोडिंग टायर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पीछे 17 इंच का टायर है और आगे 19 इंच का टायर है,
एज पर स्पेक सीट इट सेज कि ये टायर्स इंटरसेप्टर से हल्के हैं, बट मुझे चलाने में ऐसा फील नहीं है और मैं उस बात पे यकीन करने के लिए रेडी भी नहीं हूँ। उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फायरिंग नहीं है। अब जब कॉर्नर्स करोगे तो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक टायर्स आर मिसिंग द ग्रिप, बट जिस पर्पस के लिए टायर्स हैं, टायर्स आर रियली गुड। ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे टायर अपग्रेड करना चाहिए। कंपेरेटिवली अगर मैं बताऊं तो इंटरसेप्टर में अभी जो MRF के टायर्स आ रहे हैं वो भी मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। दीज आर बेटर टायर्स। तो ये सारे आपको शीट के स्पेक्स बताने के बाद मैं अब आप बताता हूँ कि बाइक चलाने में कैसी है। सबसे पहली चीज़, जब आप इस बाइक पे बैठते हो, ये बाइक शॉर्टर राइडर्स के लिए एकदम नहीं है, बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल 830 मिलीमीटर की सीट हाइट, मतलब आप 5 फुट 9 इंच से अगर नीचे हो देन टेस्ट ड्राइव इट एंड देन ओनली डिसाइड। उसके बाद ये क्लासिक जॉनर की बाइक है, इसमें आपका कोई 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि बहुत अच्छी सेल्फ बैलेंसिंग बाइक हो। तो वेट ज़्यादा है बाइक का, उसके बाद सीट हाइट ज़्यादा है, ये इतनी ईजी नहीं रह गई है अब चलाने के लिए कंपेयर टू इंटरसेप्टर। जैसे ही आप बाइक को चलाते हो ना, सबसे पहले तो मुझे सब इमीडिएट चीज़ यही फील हुई कि सस्पेंशन आर मोर स्टिफर। ऑल्दो ये सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना सही सस्पेंशन सेटअप है कि अगर आपकी रोड्स अच्छी हैं देन यू कैन ड्राइव इट लाइक अ रोडस्टर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट जिस तरह से प्रोजेक्ट करी जा रही है कि यार ये ऑफ रोडिंग के लिए बाइक है, सस्पेंशन सेटअप देख के मुझे एकदम नहीं लगता है। मतलब आप बहुत ही नॉर्मल सी ऑफ रोडिंग कर सकते हो जैसा ऑफ रोडिंग सेगमेंट यहाँ पे है। मतलब मैंने थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग करा, बट आई रियलाइज कि हिमालयन से तो कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते आप इसको। ऑफ रोडिंग सोच के अगर आप ले रहे हो देन भाई मत लो। दिस इज अ बेटर इंटरसेप्टर दैट आई कैन से, क्योंकि इंटरसेप्टर का सस्पेंशन सेटअप मुझे पसंद नहीं है। ऑल्दो रेयर में प्री लोड एडजस्टेबल है, अगर आप पिलियन या हैवी लगेज लेके चल रहे हो तो थोड़ा डायल इन कर सकते हो, बट रेयर तो काफ़ी बाउंसी फील होता है काफ़ी टाइम पे। जैसे कि रोड्स के स्लिट्स आते हैं या रोड के अंडुलेशंस आते हैं ना, वहाँ पे बाइक पीछे से अनसेटल हो जाती है, आगे से सही है। थोड़ा सा अगर सॉफ्टवेयर और होता ना देन वो स्क्रैम्बलर वाला फील, क्योंकि मैंने जैसे और भी स्क्रैम्बलर चलाई है। इनफैक्ट अगर मैं स्क्रैम्बलर 400X की भी बात करूँ ना, उसका सस्पेंशन सेटअप फील्स लाइक इट इज ट्यून्ड फॉर अ स्क्रैम्बलर। ये ऐसा नहीं फील हो रहा है मुझे। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन है, ट्रस्ट मी अगर आप न्यू राइडर हो ना, आपको नर्विंग फील हो सकती है। उसके बाद ब्रेकिंग इज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड बिकॉज सस्पेंशन इज स्टिफर। बाइक एकदम डाइव नहीं करती और बहुत कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग है। ब्रेक्स में इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इंटरसेप्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं दो चीज़ों से हमेशा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ, सस्पेंशन एंड ब्रेक्स। मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट। आई कैन वेरी इजिली फ्लैट फुट ऑन दिस बाइक। मेरी जो बैक है ना वो फेयरली अपराइट है और हैंडल बार वाइड इनफ है, बट स्टिल आई वुड फील कि हैंडल बार थोड़ा और टॉलर होता और आपकी तरफ होता, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी शॉर्ट हो आप आगे की तरफ झुके रहोगे और उससे आपको लॉन्ग टाइम पे दिक्कत होगी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा हैंडल बार को एडजस्ट करके ट्राई करना, और टॉलर हैंडल बार लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है। जो इसका फुटपेक का पोजीशन है वो इंटरसेप्टर के मुकाबले थोड़ा और आगे की तरफ है। अब इंटरसेप्टर में भी मुझे ये दिक्कत फील होती थी बिकॉज ये इंजन बहुत वाइड है। आपकी जो लेग्स है ना वो आपके इंजन केसिंग के बहुत ज़्यादा विसिनिटी पे रहता है। मैं आपको खुद ही दिखा सकता हूँ, ये देखो। और अब ये देखो कितना पास में, जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ ना मेरा शू इससे रब करता है। उससे दो प्रॉब्लम है, शू डैमेज प्लस आपका इंजन केसिंग भी खराब दिखेगा। जब मैं बाइक में बैठा हूँ तो मेरा जो लेग्स की पोजीशन है वो थोड़े से बाहर की तरफ है, उससे कॉन्टिन्यूसली मेरी आउटर थाइस पे स्ट्रेस रहता है। लॉन्ग रूट पे आई डोंट नो कैसा पैन आउट होगा जब मैं इसको 100-200 किलोमीटर चलाऊंगा। और मुझे इंटरसेप्टर में ये दिक्कत ऑलरेडी आई थी, इसीलिए मैंने जीटी प्रेफर करी। बिकॉज जीटी में क्या था कि फुट पैक पोजिशन इज लाइक दिस। तो सबसे पहले ये इंजन से दूर था, प्लस बिकॉज इस एरिया में काफ़ी स्पेस है, आप थोड़ा आपका जो ओवरऑल थाई का पोजिशन है वो नैरो है। मुझे पर्सनली लगता है कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज अवेलेबल हो जाएंगी तो ये फुट पैक थोड़े वाइडर अवेलेबल हो जाएंगे। आप जब खड़े होकर भी चलाओगे ना इस बाइक को तो भी कंपेरेटिवली आपको यूं ही पैर रखना। ऑल्दो ऑफ रोडिंग में पैर हमेशा यूं ही रखे जाते हैं, बट अगर आप कर रहे हो ना तो ये मैनूवर करने में दिक्कत हो रही है, मुझे भी दिक्कत हुई है। सीट की बात करता हूँ तो सीट प्राइमा फेसिया तो कंफर्टेबल लग रही है। सीट का जो कुशन और जो मटेरियल है बहुत अच्छा लगा, बट सीट अगर ऐसे डिज़ाइन की जाती कि थोड़ा इस एरिया तक आती तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा सा आपको आगे पीछे मूव होने का स्पेस मिलता। मे भी ये सब निट पिकिंग है क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर स्क्रैम्बलर, और मैं ये बात बता भी इसलिए रहा हूँ टू मेक श्योर कि इट्स नॉट ऑफ रोडर।
मैं पिलियन कंफर्ट की बात करूँ तो पिलियन कंफर्ट इज कंपेरेटिवली बेटर फ्रॉम इंटरसेप्टर, बिकॉज इंटरसेप्टर में क्या था कि जो फुट पैक वो काफ़ी हाई है, इसमें थोड़ा सा डाउन है तो इतना ज़्यादा एंगल नहीं क्रिएट हो रहा है, प्लस पिलियन के लिए सीट की विड्थ काफ़ी अच्छी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने इस बाइक के साथ फेस करी वो इमीडिएटली मिरर्स है। ये मिरर एडजस्ट ही नहीं होते, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है यार, तो ये मिरर आपको चेंज करना पड़ेंगे। ओवर द टाइम में रॉयल एनफील्ड ने बहुत ज़्यादा पेंट फिनिश इम्प्रूव करी है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि पेंट वगैरह टच पॉइंट बहुत अच्छा, और इनफैक्ट बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ GT650 मुझे राइडर्स कॉकपिट है वो देखने में विजिबली ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, जैसे कि इन्होंने क्रोम रिंग दी हुई है इस डिजिटल मीटर पे, और मतलब अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपने नेविगेशन यूनिट माउंट करने के लिए भी स्पेस निकाल लोगे। मैं इस एग्जॉस्ट की बात करता हूँ तो ये एग्जॉस्ट का डिज़ाइन इस बाइक पे बहुत अच्छा लग रहा है, पर जिस तरह का इसका फिनिश है ना, ये बहुत जल्दी गंदा फील हो रहा है। मतलब हल्का सा भी इसमें ना अगर शूज़ छूता है तो बहुत जल्दी गंदा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यू सी, नाउ यू कैन सी द शू मार्क। तो ये थोड़ा सा इस बाइक के एग्जॉस्ट और इंजन को क्लीन रखना इतना आसान नहीं है, और ये मोस्टली मैट ब्लैक पाउडर कोटेड के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, कंपेरेटिवली टू इंटरसेप्टर इन द स्टॉक ये एग्जॉस्ट उतने हीट नहीं हो रहे, दैट इज़ वन गुड थिंग। ये आप देख सकते हो किस तरीके से एग्जॉस्ट राउट करा गया है, वो बीच में उस एग्जॉस्ट का O2 सेंसर और यहाँ पे इस वाले एग्जॉस्ट का O2 सेंसर है। मैं आपको इसके एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ विच साउंड्स एक्चुअली डिफरेंट एंड एक्चुअली मोर स्पोर्टियर देन इंटरसेप्टर। मतलब आइडल में दिस बाइक साउंड्स लिटिल लेस लाउड, बट जब आप रेव करते हो ना देन इट साउंड्स मोर स्पोर्टियर। मैं आपको अपने GT की भी साउंड सुनाता हूँ फॉर अ कंपैरिजन, और साउंड सुनाने के पहले मैं बताता हूँ कि मैंने अपने GT में लगाए हुए AEW के एग्जॉस्ट। और ये एग्जॉस्ट अभी विदाउट DP कलर है, अगर आप इसमें DP कलर लगाओगे तो थोड़ा सा लाउडनेस कम हो जाती है, बट इट साउंड्स सो गुड। इस पूरे एग्जॉस्ट का मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो था मेरे चैनल का, उसका लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। सो आई गेस आपको मोर ओवर राइड हैंडलिंग का आइडिया लग गया होगा। मैं थोड़ा सा बाइक के डिज़ाइन एस्थेटिक्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूँ तो मुझे GT या इंटरसेप्टर कंपैरिजन में ये टेल का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आपको अगर थोड़ा क्लासी डिज़ाइन चाहिए तो इसमें राउंड इंडिकेटर्स LED रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो, बट दिस लुक्स वेरी गुड और बहुत प्रपोर्शनेट टेल लगता है मुझे इसका। मैं इस पैनल की बात करता हूँ तो जब पीछे पिलियन बैठ रहा है ना तो ये ना उस पर लड़ता तो है ही, खास करके अगर वो बड़े बूट्स के साथ है तो वो प्लास्टिक का पैनल है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे आप देख रहे हो फोम डाली हुई है। अब ये फोम क्यों है वो मुझे नहीं पता, ये नई बाइक है इसलिए डाली हुई है या फिर यहाँ पे नॉइज़ आती थी उसको कम करने के लिए डाली गई, ये मुझे आइडिया नहीं। जिस तरह से ये सस्पेंशन ऐड करा गया ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, आप ये देख रहे हो। इन रिम्स पे आता हो तो ये रिम्स ना कंपेरेटिवली इंटरसेप्टर के स्टॉक रिम्स से थोड़े से लाइटर है और ये ज़्यादा स्टर्डी भी हैं। जिस तरह से ये स्पोक्स लगी है मैं ऐसे ही आपको देख के बता सकता हूँ। आप ये देखो ये हेडलाइट जो लोअर टी से माउंटेड है, और आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आई कैन डू दैट सेम ऑन माई बाइक, बिकॉज जो साइड क्लैम्प्स है ना वो मुझे देखने में ना उतने डिसेंट नहीं लगते, या तो उनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा होता है जैसे आपका ट्रायम्फ की बाइक्स में है। ये आपका USB चार्जर है। मुझे पर्सनली ऐसे भी बाइक देखने में बहुत अच्छी लग रही, नहीं तो आप चाहो तो एक्सेसरी विंडशील्ड वगैरह डाल सकते हो, बाइक और अच्छी लगेगी देखने में। ये इसके स्विच गेयर्स हैं, एक्चुअली ये एल्यूमिनियम फिनिश्ड है और स्विच गेयर्स का क्वालिटी अच्छा है। हिमालयन से बोलूँ तो इनका क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर है, पर ये ना उतने इंट्यूटिव नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए। ये मुझे हिमालयन में भी प्रॉब्लम है और इसमें भी प्रॉब्लम है। सो जो M का बटन है अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग मोड पे जा सकते हो, और मोड बटन को आप प्रेस करोगे तो यू कैन टर्न ऑफ द ABS। सी राइड मोड ABS ऑन एंड राइड मोड ABS ऑफ। यहाँ पे आपका जॉयस्टिक आता है जिससे आप पूरी की पूरी डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आपके वही सारे फीचर हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, जो आपके हिमालयन में है नॉर्मल, ऑल दोस यू कैन कास्ट योर गूगल मैप्स एज वेल।
ये फ्यूल टैंक का डिज़ाइन सेम है जो इंटरसेप्टर का है, इनफैक्ट फ्यूल कैप भी सेम है। और भगवान करके यार इसको हिंज टाइप कर दो, ये जो बाहर आ जाता है ना हाथ में, मुझे बहुत अनोइंग लगता है। इट कम्स विद एडजस्टेबल क्लच एज वेल एज ब्रेक लीवर्स। द अगली लुकिंग साड़ी गार्ड विच इज डेस्टाइन्ड टू रिमूव। और बाकी ये जो सारे आप एलिमेंट्स देख रहे हो ना, ये सेम है जो आपके हिमालयन 450 में, सेम गियर लीवर है, सेम फुट पेग्स है, ये सेम हेडलाइट है जो ऑलमोस्ट अब ऑल रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में अवेलेबल है। और ट्रस्ट में ये हेडलाइट की थ्रो एकदम अच्छी नहीं है। मैं भी अपनी हेडलाइट से बहुत परेशान था, तो मैंने क्या सोल्यूशन अपनाया, आई हैव पुट द नाइट आई। दिस इज द नाइट आई एंड दिस वर्क्स सो गुड। अगर आप ये बाइक ले रहे हो और टूरिंग के लिए जा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ गुड ऑक्सिलरी लाइट एज वेल। नाउ आप लोग ये सोच रहे होगे कि इस बाइक में और करंट इंटरसेप्टर में क्या क्या चीज़ें स्वैपेबल है। सो आई फील ये वाले सस्पेंशन डायरेक्ट फिट होने चाहिए। अगर डायरेक्ट फिट नहीं है, देन थोड़े मोड़े ऑल्ट्रेशन के साथ आप आराम से इनको फिट कर पाओगे विद द टी। ऑब्वियसली ये हैंडल बार राइजर्स, ये हैंडल बार तो डेफिनेटली फिट हो सकते हैं। सीट फिट हो रही कि नहीं हो रही, इसका मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि पीछे का माउंटिंग सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट। ये टेल लाइट डेफिनेटली लग जाएगी, ये रेयर फेंडर वगैरह भी स्वैप हो जाएगा। रेयर सस्पेंशन 100% स्वैपेबल है। ये 2x1 एग्जॉस्ट डेफिनेटली स्वैपेबल है। और एंड आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दैट कैन आई पुट दिस इंस्ट्रूमेंट यूनिट ऑन माई GT। सो हो सकता है कि मैं इसको आने वाले दिन में ट्राई करूँ। अगर एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, देन डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। बारे में बताऊं तो इंटरसेप्टर का जो बेस मॉडल है वो आपका 3,02,000 रुपये एक्स शोरूम है। यहीं पे ये 3,39,000 रुपीज़ एक्स शोरूम इसका बेस मॉडल है जो बेस कलर है। उसके बाद जो इंटरसेप्टर का जो टॉप मॉडल है वो आपका 3,30,000 तक जाता है क्रोम। तो बेसिकली जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से फिर बेयर के रेंजेस शुरू हो जाता है। और बेयर का जो टॉप मॉडल है वो आपका 3,59,000 तक जाता है। तो बेसिकली 4 कलर अवेलेबल है। एक ब्रॉड वॉक वाइट है, वो 3,39,000 है। फिर ग्रीन और वाइल्ड हनी है, दैट इज़ 344। गोल्डन शैडो इज 351 एंड 249 दैट इज़ द टॉप मॉडल, जिसमें ना आपका ये फ्रेम का कलर भी डिफरेंट है और वो देखने में एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ 3,59,000। तो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। समरी मेरी ये है, ये जो बाइक है ना, ये थोड़ी कंफ्यूज फील होती है। इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑन रोडर, नॉट अ वेरी गुड ऑफ रोडर। ऑन रोड पे भी मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार गड्ढे वड्ढे नहीं फील होंगे, तो इसमें फील होने वाले बिकॉज ऑफ स्टिफ सस्पेंशन। सॉफ्ट ऑफ रोडिंग तक कर सकते हो, जो रॉयल एनफील्ड अचीव करना चाह रही थी वो शायद कर नहीं पाई है। तो अभी जैसे कि शॉटगन 650 का सीन था कि जे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी प्रोजेक्ट समथिंग, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इनफैक्ट शॉटगन की सेल्स एकदम नहीं है। मुझे डाउट है कि इस बाइक के साथ ऐसा ना हो। ऑल्दो पर्सनली लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। 3,50,000 के आसपास एक शोरूम विच विल गो अबव 4 लाख रुपीज इज नॉट ऑन अ चीपर साइड। रॉयल एनफील्ड वुड हैव प्रोजेक्टेड इट लिटिल बिट चीपर, एटलीस्ट ऑन पार विद इंटरसेप्टर। और एक जानने वाली बात यह है कि इंटरसेप्टर 650 भी अपडेट होके आने वाली है मार्केट में विद शोवा सस्पेंशन, बट नॉर्मल टेलीस्कोपिक, नॉट यूएसडी। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी मिल जाएंगी विद बेटर टायर्स। ओनली डिफरेंस विल बी कि ये वाले सस्पेंशन नहीं होंगे उसमें। तो होपफुली मैं इस बाइक को किसी दिन लॉन्ग रूट पे ले जा पाऊँ और देन आपको और अच्छा एक इनपुट दूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट टू। और आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई ट्राई टू डेफिनेटली आंसर इट। And please do like, share and subscribe and let us know how you like our content. And thank you for watching our video. Ride safe. Bye bye.